नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मैं डॉक्टर अनीता देवी, प्रधानाध्यापिका राजकीय बालिका हाई स्कूल चौपुरा गंगो से आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। हमारा विषय है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हम अध्याय 6 नागरिकता का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, हर पाठ को पढ़ाने के कुछ खास उद्देश्य होते हैं। आइए पहले उन्हें जान लेते हैं कि नागरिकता अध्याय को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। इस पाठ के अंतर्गत आप नागरिकता के अर्थ, परिभाषा और व्याख्या करने में सक्षम होंगे। आज जिन क्षेत्रों में इस अर्थ को विस्तार दिया जा रहा है या चुनौतियां दी जा रही हैं, उनमें से कुछ पर विचार करने में आप समर्थ होंगे। नागरिकता, समानता और अधिकार के तुलनात्मक अध्ययन को समझने में आप समर्थ होंगे। इस पाठ नागरिकता के अंतर्गत जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम विचार विमर्श करेंगे वो हैं भूमिका, संपूर्ण और समान सदस्यता, समान अधिकार, नागरिक और राष्ट्र, सार्वभौमिक नागरिकता और विश्व नागरिकता। नागरिकता एक ऐसा शब्द है जिसके उच्चारण करते ही हम ये समझने लगते हैं कि हम देश के समस्त नागरिकों की बात कर रहे हैं। विद्यार्थियों, इस पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको कुछ बातें सामान्य रूप से बताना चाहूँगी। ये आपको समझना होगा कि जो शब्द नागरिकता है वो किसी देश के नागरिकों के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन किसी देश में रहने वाले सभी मनुष्य उस देश के नागरिक नहीं होते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। किसी देश में घूमने के लिए आए हुए लोग, किसी सेवा कार्य के लिए आए हुए लोग, किसी अन्य उद्देश्य से किसी देश में आए हुए लोग वास्तव में वहाँ के नागरिक नहीं होते हैं। इसे हम 3 बिंदुओं पर बांट सकते हैं, जैसे मूल नागरिक, विदेशों से आए हुए पर्यटक या अन्य विभिन्न उद्देश्यों से आए हुए नागरिक। इसमें से हम आज जिस विषय पर अध्ययन करेंगे वो है किसी देश के मूल नागरिक। हम अपनी बात शुरू करते हैं नागरिकता की एक सुप्रसिद्ध परिभाषा से कि नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है। इस अध्याय में हम यह छानबीन करेंगे कि आज नागरिकता का सही अर्थ क्या है। इसके बाद हम उन बहसों और संघर्षों पर दृष्टिपात करेंगे जो पूर्ण और समान सदस्यता की व्याख्या के संदर्भ में चल रहे हैं। नागरिकता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का निहितार्थ है कि नागरिकता सार्वभौम होनी चाहिए। क्या इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी राष्ट्र का सदस्य मान लेना चाहिए? ऐसी हालत में हम तमाम राष्ट्रविहीन लोगों के अस्तित्व की व्याख्या कैसे करेंगे? मैंने इस अध्ययन के प्रारंभ करने से पूर्व ही आपको बताया कि किसी देश में निवास करने वाले सभी मनुष्य उस देश के नागरिक नहीं होते हैं जहां वो रह रहे होते हैं या जहां वो अपने दैनिक कार्य या विशिष्ट कार्यों को संपन्न कर रहे होते हैं। नागरिकता को ठीक प्रकार से समझने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पर विचार करना है। आइए देखते हैं। नागरिकता के अर्थ की व्याख्या करने दो। आज जिन क्षेत्रों में इस अर्थ को विस्तार दिया जा रहा है या चुनौती दी जा रही है, उनमें से कुछ पर विचार करने में आप समर्थ होंगे। नागरिकता क्या है? इस भूमिका के माध्यम से हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। नागरिकता की परिभाषा किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में की गई है। समकालीन विश्व में राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ साथ कुछ अधिकार भी प्रदान किए हैं।
इसलिए हम संबद्ध राष्ट्र के आधार पर अपने को भारतीय, जापानी या जर्मन मानते हैं। नागरिक अपने राष्ट्र से कुछ बुनियादी अधिकारों के अलावा कहीं भी यात्रा करने में सहयोग और सुरक्षा की अपेक्षा रखते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि वाक्य कहता है, समकालीन विश्व में राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ साथ कुछ अधिकार प्रदान किए हैं। यानी नागरिक वो व्यक्ति है जिसे किसी राष्ट्र ने या जिस राष्ट्र में वह रहता है कुछ अधिकार प्रदान किए हैं। ये सामाजिक अधिकार भी हैं, राजनीतिक अधिकार भी हो सकते हैं। यानी जिस देश में नागरिकों को सरकार द्वारा कुछ निश्चित अधिकार, कुछ स्वतंत्रताएं, कुछ समानताएं प्रदान की गई हैं, वह उस राष्ट्र के नागरिक हैं। इसीलिए हम संबद्ध राष्ट्र के आधार पर अपने को भारतीय, जापानी या जर्मन मानते हैं। यानी जिस राष्ट्र से हमें अपने नागरिक के रूप में मान्यता प्राप्त होती है, जहां हमें कुछ स्वतंत्रताएं, कुछ समानताएं, कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, तब उसी राष्ट्र के हम सदस्य कहलाते हैं। नागरिक अपने राष्ट्र से कुछ बुनियादी अधिकारों के अलावा कहीं भी यात्रा करने में सहयोग और सुरक्षा की अपेक्षा रखते हैं। यानी जो नागरिक किसी राष्ट्र का सदस्य है, वह अपने राष्ट्र से यह अपेक्षा करता है कि राष्ट्र न केवल उसे कुछ अधिकार प्रदान करे, बल्कि वह उसे, यदि वह कहीं यात्रा कर रहा है, यदि वह किसी परेशानी में है, तो वहाँ से उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करे और वहाँ पर सुविधाएं भी उपलब्ध कराए। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हम जब ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो कोरोना काल में हमारे कुछ नागरिक दूसरे देशों में थे, चाहे वो रोजगार के उद्देश्य से वहाँ गए थे या वो यात्रा के उद्देश्य से, घूमने फिरने के उद्देश्य से वहाँ पर गए थे। सरकार ने जहाँ बहुत दूर के क्षेत्र थे, वहाँ से हवाई यात्रा के माध्यम से, और जो आसपास के क्षेत्रों में हमारे देश के नागरिक थे, उन्हें रेलगाड़ियों के माध्यम से या बसों के माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास किया। ये इस बात को परिलक्षित करता है जो अंतिम लाइन में हमने अभी पढ़ा कि नागरिक अपने राष्ट्र से कुछ बुनियादी अधिकारों के अलावा कहीं भी यात्रा करने में सहयोग और सुरक्षा की अपेक्षा रखते हैं। यानी एक नागरिक का ये मूल अधिकार हो जाता है, जैसा कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करेगा। उसी के तहत ये कार्रवाई की गई थी। किसी राष्ट्र के संपूर्ण सदस्य होने का महत्व तब ठीक समझ में आ सकता है जब हम दुनिया भर में उन हजारों नागरिकों की स्थिति के बारे में सोचते हैं जो दुर्भाग्यवश शरणार्थी और अवैध प्रवासियों के रूप में रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें कोई राष्ट्र अपनी सदस्यता देने के लिए तैयार नहीं है। विद्यार्थियों, इस बात को ऐसे समझें कि जब हम किसी राष्ट्र के नागरिक होते हैं तो उसकी ज़मीन पर, उसके संसाधनों पर हमारा पूर्ण अधिकार होता है। केवल ज़मीन और संसाधनों की बात ही नहीं हो रही है। यदि हम किसी विपरीत स्थिति में घिर जाते हैं तो हम उस संकट की स्थिति में अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब हम किसी राष्ट्र के नागरिक के रूप में अपनी पहचान नहीं रखते हैं। ये समस्या विशेष रूप से ऐसे देशों में हो सकती है जहां किसी कारण से युद्ध रहा हो, किसी क्षेत्र का विभाजन हो गया हो या किसी क्षेत्र पर किसी अन्य देश का अधिकार हो गया हो। हम भारत के संदर्भ में इस बात को ऐसे कर सकते हैं कि जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो
बहुत सारे नागरिक भारत से वर्तमान पाकिस्तान में चले गए और वर्तमान पाकिस्तान से कुछ नागरिक भारत में आए। जब ये लोग भारत से पाकिस्तान में गए या पाकिस्तान से भारत में आए तो इन आने वाले व्यक्तियों को एक नाम दिया गया शरणार्थी। बाद में सरकार ने संविधान में व्यवस्था करके इन्हें नागरिकता प्रदान की, लेकिन यह व्यवस्था आज दुनिया के सब देशों में नहीं है। इजराइल इसका बड़ा उदाहरण है, बांग्लादेश इसका बड़ा उदाहरण है, जहां से आए हुए लोग विभिन्न देशों में फैल गए हैं और शरणार्थियों के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कोई राष्ट्र अधिकारों की गारंटी नहीं देता और वे आमतौर पर असुरक्षित हालत में जीवन यापन करते हैं। शरणार्थियों की कुछ अपनी समस्याएं होती हैं। वो जहां रहते हैं वहां उस राष्ट्र की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह उन्हें अपने नागरिकों के रूप में मान्यता दे या ना दे। लेकिन जिस स्थान पर वो रह रहे होते हैं, यदि संबंधित राष्ट्र उन्हें अपने नागरिकों के रूप में मान्यता नहीं देता है तो ये व्यक्ति उस क्षेत्र में शरणार्थी या जिस नए देश में आकर रहते हैं वहाँ पर शरणार्थी कहलाते हैं। मैंने बताया कि नागरिकों की पहचान ये है कि उन्हें सरकार द्वारा कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं, लेकिन शरणार्थियों के ऐसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसे में उनके निश्चित निवास की समस्या बनी रहती है। ये लोग अस्थायी रूप से रहते हैं और सरकार की कृपा पर ही निर्भर करते हैं। मैंने कृपा शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि सरकार जब तक चाहे तभी तक ये किसी अन्य देश में रह सकते हैं और सरकार को ऐसा लगता है कि शरणार्थियों के आने से कोई समस्या पैदा हो रही है तो वो उन्हें अपने भूभाग से, अपने क्षेत्र से बाहर खदेड़ सकती है, शक्ति के माध्यम से भी और किसी दबाव के माध्यम से भी। आपने अभी थोड़े दिन पहले सुना होगा कि कुछ आंदोलन, कुछ विरोध हो रहे थे कि बांग्लादेश से जो आए हुए व्यक्ति हैं उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। कुछ लोग उनके समर्थन में ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि हमें उन्हें अपने देश में नागरिक के रूप में मान्यता देनी चाहिए। हम ऐसे ही लोगों की बात कर रहे हैं कि जो दूसरे देश से आकर किसी अन्य देश में बस जाते हैं और जिन्हें नागरिकता प्राप्त नहीं होती, शरणार्थी कहलाते हैं। नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों की सुस्पष्ट प्रकृति विभिन्न राष्ट्रों में भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में आज उनमें कुछ राजनीतिक अधिकार शामिल हैं। शब्द है प्रदत्त। प्रदत्त मतलब दिए गए। नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त होते हैं, यहाँ ये कहने का प्रयास किया गया है कि वो उस देश की स्थितियों, उस देश की राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक देशों में कुछ ऐसे सामान्य अधिकार हैं जो समान रूप से दिए गए हैं। उदाहरण स्वरूप मतदान, अभिव्यक्ति या आस्था की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकार और न्यूनतम मजदूरी या शिक्षा पाने से जुड़े कुछ सामाजिक आर्थिक अधिकार। लोकतांत्रिक देशों में कुछ अधिकार समान रूप से प्रदान किए जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं? ये हो सकते हैं मतदान का अधिकार। लोकतांत्रिक देशों में क्योंकि सरकारों का निर्वाचन किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मतदान के आधार पर होता है, इसीलिए नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। दूसरा है अभिव्यक्ति का अधिकार। हम बोलते हैं, बात करते हैं, विचार व्यक्त करते हैं, कुछ लिखते हैं, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत ही आते हैं। तो लोकतांत्रिक देशों में जनता सरकार के प्रति क्या विचार रखती है, उसकी क्या मांगे हैं,
उन पर विचार व्यक्त करने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के या अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही आस्था की आज़ादी, ये शब्द मूल रूप से आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति किसी पंथ, किसी धर्म या किसी भी जीवन पद्धति को अपना सकता है। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त होता है। इसके अलावा नागरिक अधिकार, यानी हम एक नागरिक के रूप में जहाँ रहते हैं, यानी स्वतंत्रतापूर्वक जीवन यापन का अधिकार, हमें रहन सहन का अधिकार, हमें आवागमन का अधिकार, और हम अपने जीवन को अच्छे प्रकार से जी सकें उसके लिए न्यूनतम मजदूरी, कम से कम इतनी मजदूरी हमें प्राप्त हो कि हम अपना और अपने परिवार का भरण पोषण ठीक प्रकार से कर सकें, ये भी नागरिकता के अधिकार के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है। इसके बाद शिक्षा पाने से जुड़े कुछ सामाजिक आर्थिक अधिकार। शिक्षा जो आज के समय में जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में है, उसके तहत हमें समाज में सम्मानपूर्वक जीने और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी नागरिकता के अधिकारों के अंतर्गत आता है। अधिकारों और प्रतिष्ठा की समानता नागरिकता के बुनियादी अधिकारों में से एक है, यानी हमें जो ये मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हैं वो, और हम समानतापूर्वक जी सकें, सम्मानपूर्वक जी सकें, ये भी हमारी नागरिकता की एक कसौटी ही है। जनता ने अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों को मुखर करने के लिए कुछ प्रारंभिक संघर्ष शक्तिशाली राजतंत्रों के खिलाफ छेड़े थे। अनेक यूरोपीय देशों में ऐसे संघर्ष हुए। उनमें से कुछ हिंसक संघर्ष थे, जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। कुछ शब्द इसमें हैं, आप पहले उन्हें समझ लें। शब्द है राजतंत्र। इस शब्द को आप अगर हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में एक शब्द पढ़ते होंगे संधि विच्छेद। राजतंत्र का यदि हम संधि विच्छेद कर लें तो हम आसानी से समझ पाएंगे। राज मतलब राजा, तंत्र मतलब व्यवस्था, यानी जहाँ राजा की व्यवस्था हो, जहाँ राजा और उससे जुड़े हुए लोग ही व्यवस्था को निर्धारित करते हैं, ऐसी व्यवस्था को राजतंत्र कहते हैं। ऐसे देशों में आमतौर पर नागरिकों को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, और किस पर कब प्रतिबंध, यानी किस अधिकार पर कब प्रतिबंध लग जाएगा, ये राजा की इच्छा पर ही निर्भर करता है। ऐसी सत्ताओं के विरुद्ध दुनिया में सभी देशों में संघर्ष हुए हैं। यहाँ पर 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का उल्लेख किया गया है, और स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व इस क्रांति के मूल संदेश रहे। एशिया और अफ्रीका के अनेक उपनिवेशों में समान नागरिकता की मांग औपनिवेशिक शासकों से स्वतंत्रता हासिल करने के संघर्ष का हिस्सा रही है। एशिया और अफ्रीका के अनेक उपनिवेशों में, हम एशिया की बात कर रहे हैं या हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं, तो भारत में भी जो स्वतंत्रता संघर्ष 10 मई 1857 को आरंभ हुआ, वो एशियाई देशों के संघर्ष के तहत आएगा। ऐसे ही हमने इससे पूर्व के अध्याय में पढ़ा था कि नेल्सन मंडेला, आंग सान सू की ने अपने अपने देशों में संघर्ष किया स्वतंत्रता के लिए। ये दक्षिण अफ्रीका जो है वो अफ्रीकी देशों के संघर्ष के अंतर्गत आएगा। मांग क्या की? औपनिवेशिक शासकों से स्वतंत्रता हासिल करने के संघर्ष का हिस्सा रही। यानी हम क्या चाहते हैं? स्वतंत्रता। हम क्या चाहते हैं? सम्मानपूर्वक जीवन। हम क्या चाहते हैं? सम्मानपूर्वक जीवन को जीने की सुविधाएं। ये संघर्ष ही नागरिकता के संघर्ष के तहत आएगा।
दक्षिण अफ्रीका के समान नागरिकता पाने के लिए अफ्रीका की अश्वेत आबादी को सत्तारूढ़ गोरों से दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों पर श्वेत लोगों का शासन था, यानी काले लोगों पर गोरे लोगों का शासन था। उसके विरुद्ध नेल्सन मंडेला ने वहां संघर्ष किया और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने के लिए स्वतंत्रता की मांग की गई। पूर्ण सदस्यता और समान अधिकार पाने का संघर्ष विश्व के कई हिस्सों में आज भी जारी है। दुनिया के विभिन्न देशों में पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के लिए, समान अधिकार प्राप्त करने के लिए आज भी बहुत से हिस्सों में संघर्ष हो रहा है। अगर आप समाचार सुनते होंगे तो यदा कदा पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में संघर्ष, जैसे बलूच लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी अन्य नागरिकों के समान सुविधाएं प्राप्त हों। आपने देश में महिला आंदोलन और दलित आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। उनका मकसद है कि अपनी जरूरतों की ओर ध्यान आकृष्ट कर जनमत बदलना, साथ ही समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करना। भारतीय संविधान में नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं, साथ ही साथ महिलाओं और पुरुषों की समानता पर भी जोर दिया गया है। लेकिन व्यवहार में कई बार देखा गया है कि जब कुछ कामगार महिलाएं काम करती हैं तो वहाँ पर उनके वेतन को लेकर अंतर होता है। ऐसे में महिला संगठनों द्वारा और समाज में, हम भारतीय समाज की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जातिगत व्यवस्था के आधार पर कुछ विभेद किया जाता है। कुछ जातियों को उच्च समझने वाली जातियाँ कुछ स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देती हैं। तो उसी को समझाने का प्रयास है कि अपने देश में महिला आंदोलन और दलित आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा, यानी हमारे देश में भी कभी कभी महिलाएं आंदोलन करती हैं और कभी कभी दलित भी अपनी कुछ मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं। उनका मकसद है अपनी ज़रूरतों की ओर ध्यान आकृष्ट कर जनमत बदलना, साथ ही समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करना। उनका मकसद मतलब उद्देश्य किनका? महिला आंदोलन और दलित आंदोलन का उद्देश्य होता है कि उनकी जो विशेष ज़रूरतें हैं उनकी ओर ध्यान दिया जाए और साथ ही साथ समान अवसर और समान अधिकार सरकारी नीतियों के माध्यम से भी प्राप्त हो सकें। नागरिकता सिर्फ राज्य सत्ता और उसके सदस्यों के बीच के संबंधों का निरूपण नहीं, बल्कि उससे अधिक है। बात हो रही है नागरिकता की, तो नागरिकता का उद्देश्य न तो केवल राज सत्ता यानी राज्य शासन से जुड़े हुए लोगों तक सीमित है और न ही उनके बीच के सदस्यों के बीच संबंधों को निर्धारित करती है। नागरिकता का अर्थ है आम जनमानस से लेकर उच्च स्तर तक, यानी किसी देश में जितने लोग हैं और जो उस देश के नागरिकता के अधिकार को रखते हैं, उन सब के संबंध की बात यहाँ पर हो रही है। यह नागरिकों के आपसी संबंधों के बारे में भी है, यानी हम किसी देश के नागरिक हैं, यानी हम उस देश के समान रूप से अधिकारी सदस्य हैं। हम समान अधिकार रखने वाले, हम समान कर्तव्य भावना से जुड़े हुए लोग हैं। इसमें सिर्फ राष्ट्र द्वारा थोपी गई कानूनी बाध्यताएं नहीं, बल्कि समुदाय के सहज जीवन में भागीदार होने या योगदान करने का नैतिक दायित्व भी शामिल होता है। यानी इसमें नागरिकों के एक दूसरे के प्रति और समाज के प्रति निश्चित दायित्व शामिल हैं।
मैं एक देश की नागरिक हूँ, आप भी एक देश के नागरिक हैं, यानी हम किसी देश के समान सदस्य हैं। हम समान रूप से अपने अधिकार रखते हैं और समान रूप से ही हमारे उत्तरदायित्व भी निश्चित हैं। इनमें सिर्फ राष्ट्र द्वारा थोपी गई कानूनी बाध्यताएं नहीं, बल्कि समुदाय के सहजीवन में भागीदार होने और योगदान करने का नैतिक दायित्व भी शामिल होता है। यानी एक राष्ट्र के नागरिक के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि सरकार ने उस पर क्या प्रतिबंध लगाए हैं, बल्कि हम जहाँ रह रहे हैं, जिस समाज का हम हिस्सा हैं, जिस समुदाय का हम हिस्सा हैं, वहाँ के प्रति भी हम स्वतंत्रता पूर्वक, समानता पूर्वक जीवन जी सकें, यह भी एक अच्छे नागरिक की पहचान होती है। नागरिकों को देश के सांस्कृतिक संसाधनों का उत्तराधिकारी और न्यासी भी माना जाता है। यानी एक देश के नागरिक उस देश की पुरातन संस्कृति, वर्तमान संस्कृति और उसमें जो संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, वैज्ञानिक शोध संसाधन या जितनी भी प्रकार की भौतिक और मानवीय संसाधन प्राप्त हैं, उनका वो न्यासी यानी ट्रस्टी है। उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है और वर्तमान संसाधनों को उसे सुरक्षित रखना है। ये भी एक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी होती है। बच्चों, आज की शिक्षण सामग्री में इतना ही। आइए कुछ सवाल देखते हैं। आज आपने जो सीखा, जानने का प्रयास करते हैं, आपको कितना समझ में आया है? आपके लिए कुछ गृह कार्य है। अपने घर, विद्यालय और आसपास के किन्हीं ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाइए जो बाहर से आकर रह रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मतदान के अधिकार से आप क्या समझते हैं? मैंने आपको बताया कि नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। आपको वो कितना समझ में आया है, अपने शब्दों में उसको लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।